कि भारत को राहदारी चाहिए थी, वो भारत ने ढूंढ ली। तो अब भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है अगर सेंट्रल एशिया जाना है। भारत की जानिब से चीन और हांगकांग की कंपनीज पर पाबंदियां भी लगाई गईं, लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ भारत चीन तजारत जारी रही, बल्कि अब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीनी सदर की दावत पर ब्रिक्स समिट में भी शिरकत करेंगे। पहली चीज तो यह है कि भारत को राहदारी चाहिए थी, वो भारत ने ढूंढ ली। तो अब भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है अगर सेंट्रल एशिया जाना है। अब आप ये पूछेंगे, अगर भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है तो फिर जितना भी ये गंदम वगैरह जो गेहूं है जो भारत अफगानिस्तान भेजता है, फिर पाकिस्तान के थ्रू क्यों भेजता है? ईरान के थ्रू भेजे भाई, आराम से, किसने रोका है? इसका भी यही आइडिया है कि हम भेज रहे हैं, देखिए आराम से हम भेज रहे हैं, जिसको ह्यूमैनिटेरियन एड कह सकते हैं हम लोग। हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं साहब आप नहीं भेज सकते, और जैसे पाकिस्तान ने 1-1.5 महीने तक वो गेहूं रुका के रखा, तो उसका इंप्रेशन दुनिया में क्या जाएगा? तालिबान, जिसको पाकिस्तान अपना बड़ा करीबी मानता है, आज भी मानता है, पता नहीं क्यों मानता है लेकिन मानता है, तालिबान पे क्या इंप्रेशन जाएगा? अफगानी लोग हैं उनके ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा? पूरी दुनिया के ऊपर क्या जाएगा कि एक मुल्क है जो मदद करना चाहता है, दूसरे मुल्क में भुखमरी हो रही है, लेकिन बीच में जो एक मुल्क है दैट इज प्लेइंग अ स्पॉइलर एंड दैट इज सेइंग कि नहीं आप नहीं ले जा सकते, हम आपको परमिट नहीं करेंगे, वरना हमें ये चाहिए, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीजें। तो इंडिया ने अपनी राहदारी ईरान के थ्रू निकाल ली। अरबों डॉलर हमने चाबार पोर्ट में हमने इन्वेस्ट करे थे आरजू जी। फिर हमने वो जरदान रेलवे लाइन है, हमने उसके ऊपर बातचीत करी, और वो भी हमने काफी हद तक काम आगे बढ़ा दिया, और रशिया से बातचीत करके सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। तो हमारे लिए कॉरिडोर तैयार हो गई, जहां पे 40 दिन लगते थे, अब 23-24 दिन में, 22 दिन में सब कुछ मामला निपटा जाएगा उसमें। एक तो ये बात है। दूसरा जो इसमें आइडिया ये था कि हमारा ये मानना है, इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का आरजू जी, ये मानना है कि अमेरिका चला गया, अमेरिका जा चुका है अफगानिस्तान से, तो अभी अफगानिस्तान में एक वैक्यूम है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई सुपर पावर वापस अफगानिस्तान आएगा, या अमेरिका अपने आप से आएगा, अमेरिका यूरोप से मिलकर आएगा, क्योंकि समुद्री रास्ते से, जो समुद्र का रास्ता है, वहां से रूस को आने की जरूरत नहीं है। रूस तो ऊपर से आएगा, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के थ्रू। चाइना वाखान कॉरिडोर से आएगा या पाकिस्तान के थ्रू आएगा। सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनको अगर सेंट्रल एशिया जाना है, अगर अफगानिस्तान जाना है, तो वो समुद्र के रास्ते से आती हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आज नहीं तो आज से 5 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद, जब ईरान को हम मेन स्ट्रीम कर चुके होंगे, और इसके ऊपर से इंडिया काफी मेहनत कर रहा है, जब ईरान को मेन स्ट्रीम कर चुके होंगे तो हम दुनिया से बोलेंगे कि ये रास्ता हम भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल करिए, हम भी इस्तेमाल करते हैं ये रास्ता, आप भी इस्तेमाल करिए। और आप इसको बेसिकली, जैसा मैंने आपको बोला, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके न्यूक्लियर हथियार नहीं है, उसके न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और यह बात कि पाकिस्तान का बॉर्डर अर्जुजी मिलता है अफगानिस्तान से, वो इंडिया नलिफाई कर चुका है काफी हद तक। और इंडिया इतना कॉन्फिडेंस दे देगा वेस्टर्न वर्ल्ड को कि चिंता मत करिए, फिक्र मत करिए, आपके ईरान के साथ अगर रिश्ते खराब हैं तो उनको भी हम मेन स्ट्रीम करेंगे। ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है, अगर आपको उससे परेशानी है, उसको भी हम ठीक ठाक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, हमारी ईरान से भी बनती है, हमारी रूस से भी बनती है, चाइना के साथ अगर बनती नहीं तो ट्रेड बहुत जबरदस्त है, $125 अरब की ट्रेड है। अमेरिका से हमारी बनती है, इसराइल से हमारी बनती है, यूएई से हमारी बनती है, सऊदी अरेबिया से हमारी बनती है। दोस्त तो हमारे हर जगह हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें दोस्तों को टेबल पे बैठाना है, और ये इंडिया पीछे से कर रहा है। ईरान मेन स्ट्रीम होगा, जिस दिन ईरान मेन स्ट्रीम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, फिर पाकिस्तान की दुनिया को जरूरत नहीं पड़ेगी आरजू जी, नोबडी विल बॉदर की, क्योंकि पाकिस्तान कुछ बनाता नहीं आरजू जी। इट इज नॉट दैट कि पाकिस्तान को आईटी हब है, या पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब है, या पाकिस्तान कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हब है। ये इतने डॉलर जो बाहर से आते हैं पाकिस्तान, जो अमेरिका देता है, क्यों देता है? राहदारी के लिए, सिर्फ एक राहदारी के लिए। चीन इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है पाकिस्तान में? कई पाकिस्तानी कहते हैं हमारा दोस्त है। दोस्त कोई नहीं होता फॉरेन अफेयर्स में, जियो पॉलिटिक्स में, नेशनल सिक्योरिटी में दोस्त नहीं होते। ये तो डिप्लोमेसी है, इसमें तो मफाद होते हैं मुल्क के। चाइना का क्या मफाद है? चाइना का क्या मफाद है पाकिस्तान को लेके? ये पाकिस्तानियों को सोचना पड़ेगा कि चाइना अगर हमें पैसे दे रहा है या पैसे लगा रहा है, क्यों?
उसकी क्या वजूहत है? मैं कई बार इंटरव्यूज देखता हूँ कि जी चाइना तो हमारा दोस्त है इसलिए कर रहा है। तो ये पता नहीं, या तो भोले बहुत हैं लोग, मासूम बहुत हैं, या समझना नहीं चाहते, या उनको लगता है कि बुरी खबर जब तक अपने से दूर रखें तो ज्यादा अच्छा है, वरना दिमाग पे असर पड़ेगा। कुछ होगा जिसकी वजह से लोग कहते हैं चाइना दोस्त है। दोस्त तो कोई भी नहीं होता। दोस्त हमारा अमेरिका नहीं है। हम स्ट्रेटेजिक अलाय हैं अमेरिका के। अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। हमें पता है जिस दिन भारत फंसेगा, भगवान ना करे फंसे, जिस दिन भारत फंसेगा, भारत को अपनी लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी। भारत की जानिब से चीन और हांगकांग की कंपनीज पर पाबंदियां भी लगाई गईं, लेकिन इसके बावजूद ना सिर्फ भारत चीन तजारत जारी रही, बल्कि अब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी चीनी सदर की दावत पर ब्रिक्स समिट में भी शिरकत करेंगे। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका का मुखफ़फ़ है। यह दुनिया के 5 बड़े तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम है और चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर नरेंद्र मोदी इसके इजलास में शिरकत करेंगे, जो वर्चुअल फॉर्मेट पर होगी, यानी कि ऑनलाइन होगी। ये पेशरफ साबित करती है कि भारत और चीन अपने खारजा ताल्लुकात का तयन जज्बात की बुनियाद पर नहीं बल्कि जमीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर करते हैं। चीनी सदर भारतीय वज़ीर आज़म को दावत दे रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म वो दावत कबूल कर रहे हैं। हालांकि भारत तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ इस क्वाड ग्रुप में भी शामिल है, जो गैर रस्मी तौर पर चीन के खिलाफ है। इसी क्वाड ग्रुप का हिस्सा रहते हुए भारत रूस से सस्ता तेल भी खरीद रहा है और रूसी कोयले की खरीदारी में भी रिकॉर्ड इजाफा कर चुका है। जर्मन नशरियाती इदारे डॉन्चे वेले के मुताबिक भारत रोजाना रूस से $1,65,00,000 का कोयला खरीद रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जहां जज्बाती अंदाज में बताया जाता है कि हमारे खिलाफ तो साजिश हो गई है। रूस तो हमें सस्ता तेल दे रहा था, लेकिन अमेरिकी दबाव पर हुकूमत सस्ता तेल नहीं खरीद रही। यही तनकीद जब भारत पर की गई कि यूक्रेन जंग के बाद वो रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, तो उसके जवाब में भारत का मौक़िफ़ बहुत ही दो टोक और वाज़ेह था कि जो मसला यूरोप का है, ज़रूरी नहीं कि वही मसला भारत का भी हो। और रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई के बाद से तो यूरोप और अमेरिका रूस के शदीद मुखालिफ हो चुके हैं। अमेरिका ने रूस से तेल और गैस की बरामद पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन इस पाबंदी के बावजूद भी यूरोप ने जज्बात की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ को मुकद्दम रखा। यूरोप ने कहा, हम समुद्री रास्ते से तो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन जब तक मुतबादिल बंदोबस्त नहीं हो जाता, पाइपलाइन से रूसी तेल मंगवाते रहेंगे। अमेरिका चीन कशीदगी में भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अमेरिका की जानिब से चीनी मसनूआत की हौसला शिकनी करने के लिए 25% इजाफी टैक्स लगाया गया, लेकिन जब अमेरिका को 40 साल तारीख की बुलंद तरीन महंगाई का सामना हुआ, तो अमेरिकी सदर ने महंगाई कम करने के लिए जज्बात की बुनियाद नहीं बनाई, बल्कि जज्बात की बजाय जमीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर फैसले किए। चीनी मसनूआत पर आयद इजाफी टैक्स को खत्म करने का इंदिया दे दिया गया। इसकी वजह यह है कि दुनिया जज्बात की बजाय मफादात पर चलती है। पाकिस्तान को भी इस तल्ख हकीकत का अंदाजा तब हुआ जब मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने की बजाय दोस्त ममालिक के तिजारती मफादात आड़े आए।